हमारा अगला टॉपिक है कि हम किसी भी मटेरियल की प्राइसिंग मतलब उसका जो मूल्य है वो हम किस तरह से निर्धारित करेंगे। जो मटेरियल हमने स्टॉक में से स्टोर में से जो इशू किया है उसकी प्राइस हम किस तरह से निर्धारित करेंगे, उसकी प्राइस हम किस तरह से इवेलुएट करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो हम मटेरियल इशू करते हैं स्टोर से, तो उसकी कोई सेपरेट कॉस्ट हमको पता नहीं होती है। हमको हमारे पास में जो मटेरियल है वो लॉट या मतलब लॉट के रूप में या बैच के रूप में आता है कभी कभी, और कभी कभी एक साथ एक से ज़्यादा मटेरियल्स हमारे पास में आते हैं। तो उस मटेरियल की कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं, हमने पहले देखा था कि उस मटेरियल में जितने भी एक्सपेंसेस हम उस मटेरियल के स्टॉक में आने तक जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं या स्टॉक को बनाए रखने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं हम उस मटेरियल में जोड़ते हैं, तब जा कर के हमारी मटेरियल की कॉस्ट निकलती है। तो अब ये जो मटेरियल हम इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए एक मतलब पर्टिकुलर उतना ही मटेरियल की कॉस्ट निकालना थोड़ा डिफ़िकल्टी है उसमें, मतलब बहुत प्रॉब्लम जाती है कि किस तरह से निकाला जाए। तो इस तरह की कास्ट को हमको निकालने के लिए इसकी कुछ मेथड्स हमको दी हुई हैं। तो जो मेथड है उसमें पहली मेथड है इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो मटेरियल हमारे पास में पहले आया है उसको हमने पहले इशू कर दिया। दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो मटेरियल हमारे पास में सबसे आखिरी में आया हमने उसको सबसे पहले इशू कर दिया। तीसरा है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो उसकी वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा महंगी वैल्यू का जो मटेरियल है उसको पहले इशू कर दिया। उसके बाद है बेस स्टॉक मेथड। मतलब एक स्टॉक जो है हमारे पास में जो बेस में हमारे पास में जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें उस स्टॉक में से हमने कोई इशू कर दिया। स्पेसिफिक प्राइस मेथड। किसी भी मटेरियल की कोई स्पेसिफिक प्राइस है, उसके आधार पर हमने उसको इशू कर दिया। ये हम आगे देखेंगे कि उसको हम किस तरह से बनाएंगे। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। जो कॉस्ट प्राइस हमने निकाली, मतलब जब हम इशू करेंगे तो उसकी जो प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे वो हम एवरेज के आधार पर करेंगे। ये भी हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक में हम इनके बारे में सीखेंगे। सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल तरीके से हम एवरेज निकाल करके उसकी कास्ट प्राइस को हम कैलकुलेट करेंगे। वेटेज एवरेज मेथड। मतलब उसका वेटेज निकालेंगे 2 और 3 में से कितना, मतलब वो मतलब एवरेज निकालने के आधार पर, और उसके बाद उसका वेटेज निकालेंगे। और ये भी सारी मेथड्स हम आगे देखेंगे कि हम किस तरह से बनाते हैं। मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस के आधार पर हम इसको इशू करते हैं। फिर रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। मतलब क्या होता है कभी कभी कि जो मटेरियल हमारे पास में है उसके बदले में हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा मटेरियल उसी वही गुणधर्म वाला कोई दूसरा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो वो जो उसकी प्राइस है वो रिप्लेस हो जाती है। फिर है रीज़नेबल प्राइस मेथड। मतलब जो हमको रीज़नेबल लगती है उस प्राइस पर हम उसको इशू करते हैं। फिर है नेशनल प्राइस मेथड। नेशनल मतलब हाँ, नेशनल प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये सारी जितनी भी मेथड्स हैं हम आगे देखेंगे। सबसे पहली मेथड है हमारे पास में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है कि जो मटेरियल हमारे पास में पहले आता है हम उसको पहले इशू कर देते हैं। जो मटेरियल बाद में आता है उसको हम बाद में इशू करते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? सिंपल एंड इजी। सबसे पहला कि हम इसको मटेरियल को इशू करते तो उसका वैल्यूएशन करने में हमको बहुत ही इजी होता है कि हमने जो पहले हमारे पास में आया उसको पहले निकाल दिया। दूसरा है लॉजिकल इसलिए कि हम क्या होता है कि इसको हम स्टोर में
रखते हैं, मटेरियल हमारे पास में आता है उसको हम स्टोर में रखते हैं। लॉजिक क्या है कि पहले जो मटेरियल आया उसको हमने पहले यूज़ कर लिया, नहीं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बाद मतलब समय रहते धीरे धीरे को ख़राब हो जाते हैं, या उनमें उनके जो क्वांटिटी है या उनका जो गुणधर्म है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये लॉजिक रहता है कि भाई हाँ लॉजिकल है कि पहले जो आया वो उसको हमने पहले यूज़ कर लिया। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन मार्केट प्राइस। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि उस जो स्टॉक हम इशू करते हैं उसका वैल्यूएशन हम उसकी मार्केट प्राइस पर करते हैं। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो मार्केट प्राइस के आधार पर बनती है। उसके बाद यूज़फुल इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस। अगर हम फीफो मेथड यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और हमारी जो उस समय उस जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी प्राइस अगर लगातार नीचे गिर रही है, तो जो पहले मटेरियल आया उसको हमने पहले यूज़ कर लिया, तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सबसे कास्टली मटेरियल ख़रीदा तो उसको हमने पहले यूज़ कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राइस हमारी कम होती गई, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कास्ट हमको कम मतलब उसकी जो कास्ट है वो कम होती गई हमको बनाने के लिए। तो इसमें भी ये यूज़फुल होता है। उसके बाद इशूड इन परचेज प्राइस, और जब हम इसको इशू करते हैं तब हम इसको परचेज प्राइस पर इशू करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज। सबसे पहला कि इसको स्टोर में स्टोरेज करने में उसको प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया उसको पहले निकाल दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है हमारा पुराना मटेरियल जो है वो बचा हुआ मटेरियल जो है वो स्टॉक होते रहता है। और फिर वो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे आते हैं जिनको हमको जैसे ही वो मटेरियल हमारे पास में आया हमको वैसे ही यूज़ करना होता है, तो उस समय क्या होता है कि ये जो फीफो मेथड है वो काम नहीं आती है। दूसरा है डिफरेंट प्राइस ऑन सेम डेट। मटेरियल जो है वो अलग अलग प्राइस पर एक ही दिन में अलग अलग प्राइस पर हमको मिलता है। जैसे हम अगर गोल्ड खरीदते हैं, तो गोल्ड अगर हमने 4 दुकानों से गोल्ड खरीदा, 4 जगह से गोल्ड खरीदा, इंदौर से, भोपाल से, दिल्ली से और मुंबई से, 4 जगह से हम अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो चारों जगह की जो प्राइस है वो गोल्ड की अलग अलग होती है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट प्राइस अलग अलग हो गई गोल्ड की, हमने प्रोडक्ट खरीदा तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले आया पहले हम यूज़ कर लिए, पहले जो आएगा उसको हम पहले यूज़ कर लेंगे, लेकिन क्या होगा हमारे जो प्रोडक्ट है हमारे पास में उसकी तो प्राइस तो अलग अलग है, तो हमको उसका जो वैल्यूएशन करना है तो उस समय हमको डिफ़िकल्टी होती है। नॉट सूटेबल व्हेन प्राइस राइज। अगर हमारी जो प्रोडक्ट है मटेरियल है उसकी प्राइस अगर बढ़ रही है, अगर लगातार उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उस समय ये काम नहीं आता है, कि उस समय क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट की कास्ट है वो बढ़ जाएगी और हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमको महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ये अगर प्राइस बढ़ती है तो ये उस समय काम नहीं आता। पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल एरर्स, क्लिरिकल एरर्स, और जो क्लिरिकल हम काम करते हैं, जो अकाउंट्स वगैरह जो हम बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो उस समय उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमसे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। सूटेबिलिटी ऑफ फीफो मेथड, क्या सूटेबिलिटी है इसमें, क्या बोल रहा है, द मेथड्स इज सूटेबल व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल आर फॉलिंग इन मार्केट, बिकॉज अंडर दिस method material purchased earlier at higher price in cost of production, and remaining stock may be show it replacement cost are near to recent market price when the next material is subject to obsolescence of the are the differentiation। क्या है कि जो मटेरियल है हमारा, है ना, वो हमारे लिए कितना सूटेबल है ये हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है कि
अब जब मटेरियल की जो मार्केट प्राइस है वो गिरने लगती है ना, तो उस समय क्या होता है, मार्केट प्राइस जब गिरती है तो हम मटेरियल इशू करते हैं परचेज प्राइस पर। और जो हायर प्राइस वाला मटेरियल जो है वो हम पहले इशू करते हैं, मतलब हायर प्राइस वाला मटेरियल, अब मार्केट की प्राइस गिर रही है, पहले हम मटेरियल वो इशू करेंगे जो हमने पहले ख़रीदा था, जिसकी प्राइस ज़्यादा थी। बाद में हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी प्राइस कम है। तो इस तरह से उसके जो मार्केट प्राइस है, और हम ये जो है ये रिप्लेस, मतलब जो देखो जैसे कि हमारे पास में 4,000 यूनिट हमारे पास में मटेरियल पड़ा है, उसको वो हमारा पहला, मतलब जो पहले हम ख़रीदा था उसका है। उसके बाद हमने 3,000 2,000 यूनिट मटेरियल ख़रीदा। 4,000 यूनिट मटेरियल हमने 4 रुपये के हिसाब से ख़रीदा। 3,000 यूनिट मटेरियल हमने 2 रुपये के हिसाब से ख़रीदा। 2,000 यूनिट मटेरियल हमने 1 रुपये के हिसाब से ख़रीदा। 4,000 यूनिट को हमको सबसे पहले इशू करना है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। तो उसमें से हमने 4,000 में से 3,000 मटेरियल इशू किया। 1,000 यूनिट हमारे पास में जो पड़ा हुआ मटेरियल है वो उसके बाद जो कास्ट बनेगी उसकी रिप्लेसमेंट कास्ट लाएगी। फीफो मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसका किस किस चीज़ों पर इम्पेक्ट पड़ता है। इम्पेक्ट ऑन कास्ट पर किस तरह से इम्पेक्ट पड़ता है। तो फीफो मेथड पर कास्ट पर इसलिए इस तरह से इम्पेक्ट पड़ता है कि पहले अगर हमारा जो मटेरियल हमने यूज़ किया वो ज़्यादा प्राइस का था, और उसके बाद अगर हमारा मटेरियल जो है वो उसकी प्राइस कम हो गई, तो हमारी जो मटेरियल जब हम इशू करेंगे, तो जब इशू करते हैं तो परचेस प्राइस पर इशू करते हैं, तो हमारा जो उसकी जो कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट होती है, कम और ज़्यादा होती है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो वो भी हम मार्केट प्राइस पर करते हैं। मार्केट प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम ज़्यादा होती है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पर किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉफिट जो है वो हम सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट पर हम कितना % का प्रॉफिट निकालते हैं वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट जो हम निकालते हैं किसी प्रोडक्ट या पर्टिकुलर जॉब पर निकालते हैं, तो वो उस पर अफेक्ट करता है, इन्वेंट्री या स्टॉक पर अफेक्ट नहीं करता है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट्स एज पर फीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमको डाटा दिया हुआ है, उसके आधार पर हमको फीफो मेथड के आधार पर स्टोर लेजर बनाना है। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है 1 अप्रैल 2010 को, ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपये, 1,000 यूनिट 1,000 है हमारे पास में, यूनिट 5 रुपये के हिसाब से। 3 अप्रैल 2010 को 5,000 यूनिट हमने परचेस किए 6 रुपये के हिसाब से, और 4 अप्रैल 2010 को 3,000 यूनिट हमने इशू की है। 6 अप्रैल 2010 को भी हमने 2,000 यूनिट इशू की है। उसके बाद 12 अप्रैल 2010 को 3,000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से परचेस की है, और 15 अप्रैल 2010 को 1,500 यूनिट हमने इशू की है। The weekly stock taking the April 7, 2010 show the store ledger of 150 units. वीकली स्टॉक जो है वो 7 अप्रैल 2010 को बनाना है, और जो स्टोर है 150 यूनिट के लिए हमको बनाना है। तो 150 यूनिट हमको तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो रिसिप्ट हम स्टोर लेजर बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा रिसिप्ट वाला कॉलम आ जाएगा, उसके बाद इशू वाला कॉलम आ जाएगा, और उसके बाद आएगा तुम्हारा बैलेंस वाला कॉलम। तो रिसिप्ट वाले कॉलम में सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद यूनिट्स, रेट और अमाउंट। उसके बाद आता है तुम्हारा फिर से डेट, इशू वाले कॉलम में डेट, यूनिट, रेट और अमाउंट। उसके
सॉरी डेट तो हम एक ही कॉलम में लिखेंगे, यूनिट, रेट और अमाउंट, और उसके बाद जो बचा बैलेंस हमारे पास में यूनिट, रेट और अमाउंट के हिसाब से बैलेंस हमारे पास में बचेगा। तो 1 अप्रैल को हमने हमारे पास में 1,000 जो बैलेंस हमारे पास में बचा हुआ था, तो ये बैलेंस वाले कॉलम में आ जाएगा। तो 1,000 रुपये, 1,000 यूनिट कितने रुपए वाली? 5 रुपये वाली हमारे पास में बैलेंस में बची हुई थी, 5,000 रुपये की। इसके बाद 3 अप्रैल को 5,000 यूनिट इसने 6 रुपये वाली और परचेज की है। तो कितनी? 30,000 रुपये की। हम 30,000 इसका अमाउंट आ जाएगा, 5,000 यूनिट में आ जाएंगे, 6 रुपये रेट में, और 30,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद 4 अप्रैल 2010 को 3,000 यूनिट इन्होंने इशू कर दी। तो 4 अप्रैल 2010 को इन्होंने 3,000 यूनिट इन्होंने इशू कर दी है। तो इशू वाले कॉलम में आएगा। तो इसको हमको किस तरह से निकालना? तो 1,000 हमारे पास में पुरानी यूनिट थी 5 रुपये वाली, और ये जो 3,000 हमारे पास में बाद वाली यूनिट आई थी, इसमें से हम 2,000 यूनिट देंगे, तो 2,000 यूनिट इसकी आ जाएगी 6 रुपये वाली। तो इन दोनों का अमाउंट हम निकालेंगे, और बैलेंस में अब हमारे पास में कितनी यूनिट बच जाएगी? तो बैलेंस में हमारे पास में 1,000 यूनिट हमारे पास में बैलेंस में बच जाएगी 6 रुपये वाली। इसके बाद 6 अप्रैल को इन्होंने 2,000 यूनिट और इशू की है। तो जो 2,000 यूनिट हमारे पास में बैलेंस में बची थी वो भी हम इशू कर देंगे। उसके बाद वो हम 6 रुपये वाला इशू करेंगे। उसके बाद 2012 को 3,000 यूनिट 5 रुपये वाली हमने परचेज़ की है। तो 2012 को हमने 3,000 यूनिट 5 रुपये वाली 15,000 की परचेज़ की है। और 2015 को हमको कितनी यूनिट देने हैं? तो 2015 को हमको 150 यूनिट हमको इशू करनी है 900 रुपये की। तो अब ये जो हमने इशू किया है मटेरियल, तो जो मटेरियल हमारे पास में पहले आया वो हमने पहले इशू किया। तो सबसे पहले 1,000 हमने मटेरियल इशू किया जो हमारे पास में पुराना पड़ा था, और सबसे पहले हमको जो 3,000 इशू करने थे उसमें 1,000 पुराना पड़ा था, और 2,000 हमारा इस 3,000 में से हमने इशू किया। तो इस तरह से 17,000 का मटेरियल इशू किया, और हमारे पास में यूनिट कितनी बची बैलेंस में? यूनिट हमारे पास में बैलेंस में 1,000 बचेगी ना। नहीं, 5,000 यूनिट थी, सॉरी। तो हमारे पास में अब 3,000 यूनिट बची बैलेंस में। 3,000 बैलेंस में 3,000 यूनिट बची। इसके बाद 2,000 हमने 6 रुपये वाला मटेरियल फिर से इशू किया। तो अब हमारे पास में यूनिट कितनी बची? 1,000 यूनिट बची 6 रुपये वाली। उसके बाद 150 यूनिट हमने इशू किया 6 रुपये वाली 900 रुपये की। तो हमारे पास में कितनी बची? 1,000 में से 150, तो 850 यूनिट बची 6 रुपये वाली। फिर उसके बाद हमने परचेस किया मटेरियल 3,000 5 रुपये के हिसाब से परचेस किया। उसके बाद तो हमारे पास में कितना हो गया? 3,000 यूनिट वो हो गई, और ये 850 पुरानी हो गई। उसके बाद हमने 15 अप्रैल को 1,500 यूनिट इशू की है। तो 1,500 हम इशू करेंगे। तो ये 1,500 हम सबसे पहले 850 वाली 6 रुपये वाली इशू करेंगे, और उसके बाद 650 जो है वो 5 रुपये वाली इशू करेंगे। तो अब हमारे पास में जो 2,350 यूनिट हमारे पास में 5 रुपये वाली बैलेंस में बच जाएगी। तो इसको हमको स्टोर लेजर को हमको इस तरह से बनाना है। ये हमारी पहली मेथड है, फीफो मेथड।
हमारा अगला टॉपिक है कि हम किसी भी मटेरियल की प्राइसिंग मतलब उसका जो मूल्य है वो हम किस तरह से निर्धारित करेंगे। जो मटेरियल हमने स्टोर में से जो इशू किया है उसकी प्राइस हम किस तरह से निर्धारित करेंगे, उसकी प्राइस हम किस तरह से वैल्यूएट करेंगे। तो जनरली क्या होता है कि जो हम मटेरियल इशू करते हैं स्टोर से, तो उसकी कोई सेपरेट कॉस्ट हमको पता नहीं होती है। हमको हमारे पास में जो मटेरियल है वो लॉट या मतलब लॉट के रूप में या बैच के रूप में आता है कभी कभी, और कभी कभी एक साथ एक से ज़्यादा मटेरियल्स हमारे पास में आते हैं। तो उस मटेरियल की कॉस्ट हम किस तरह से निकालते हैं, हमने पहले देखा था कि उस मटेरियल में जितने भी एक्सपेंसेस हम उस मटेरियल के स्टॉक में आने तक जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं या स्टॉक को बनाए रखने के लिए जितने भी एक्सपेंसेस करते हैं हम उस मटेरियल में जोड़ते हैं, तब जा कर के हमारी मटेरियल की कॉस्ट निकलती है। तो अब ये जो मटेरियल हम इशू करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए एक मतलब पर्टिकुलर उतना ही मटेरियल की कॉस्ट निकालना थोड़ा डिफ़िकल्टी है उसमें, मतलब बहुत प्रॉब्लम जाती है कि किस तरह से निकाला जाए। तो इस तरह की कास्ट को हमको निकालने के लिए इसकी कुछ मेथड्स हमको दी हुई हैं। तो जो मेथड है उसमें पहली मेथड है इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो मटेरियल हमारे पास में पहले आया है उसको हमने पहले इशू कर दिया। दूसरा है लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। जो मटेरियल हमारे पास में सबसे आखिरी में आया हमने उसको सबसे पहले इशू कर दिया। तीसरा है हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब जो सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा महंगा है वो उसकी वैल्यू जिसकी सबसे ज़्यादा महंगी वैल्यू का जो मटेरियल है उसको पहले इशू कर दिया। उसके बाद है बेस स्टॉक मेथड। मतलब एक स्टॉक जो है हमारे पास में हमारे पास में जो स्टॉक रखा हुआ है उसमें उस स्टॉक में से हमने कोई इशू कर दिया। स्पेसिफिक प्राइस मेथड। किसी भी मटेरियल की कोई स्पेसिफिक प्राइस है उसके आधार पर हमने उसको इशू कर दिया। ये हम आगे देखेंगे कि उसको हम किस तरह से बनाएंगे। एवरेज कॉस्ट प्राइस मेथड। जो कॉस्ट प्राइस हमने निकाली, मतलब जब हम इशू करेंगे तो उसकी जो प्राइस हम कैलकुलेट करेंगे वो हम एवरेज के आधार पर करेंगे। ये भी हम आगे जब पढ़ेंगे, आगे आने वाले टॉपिक में हम इनके बारे में सीखेंगे। सिंपल एवरेज मेथड। सिंपल तरीके से हम एवरेज निकाल करके उसकी कास्ट प्राइस को हम कैलकुलेट करेंगे। वेटेज एवरेज मेथड। मतलब उसका वेटेज निकालेंगे 2 और 3 में से कितना, मतलब वो मतलब एवरेज निकालने के आधार पर, और उसके बाद उसका वेटेज निकालेंगे। और ये भी सारी मेथड्स हम आगे देखेंगे कि हम किसको किस तरह से बनाते हैं। मार्केट प्राइस मेथड। मार्केट प्राइस के आधार पर हम इसको इशू करते हैं। फिर रिप्लेसमेंट प्राइस मेथड। मतलब क्या होता है कभी कभी कि जो मटेरियल हमारे पास में है उसके बदले में हम क्या करते हैं, कभी कभी कोई दूसरा मटेरियल उसी वही गुणधर्म वाला कोई दूसरा मटेरियल हम यूज़ करते हैं, तो वो जो उसकी प्राइस है वो रिप्लेस हो जाती है। फिर है रीज़नेबल प्राइस मेथड। मतलब जो हमको रीज़नेबल लगती है उस प्राइस पर हम उसको इशू करते हैं। फिर है नेशनल प्राइस मेथड। नेशनल मतलब हाँ, नेशनल प्राइस मेथड और स्टैंडर्ड प्राइस मेथड और इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये सारी जितनी भी मेथड्स हैं हम आगे देखेंगे। सबसे पहली मेथड है हमारे पास में फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या होता है कि जो मटेरियल हमारे पास में पहले आता है हम उसको पहले इशू कर देते हैं। जो मटेरियल बाद में आता है उसको हम बाद में इशू करते हैं। इसके एडवांटेज क्या हैं? सिंपल एंड इजी। सबसे पहला कि हम इसको मटेरियल को इशू करते तो उसका वैल्यूएशन करने में हमको बहुत ही इजी होता है कि हमने जो पहले हमारे पास में आया उसको पहले निकाल दिया। दूसरा है लॉजिकल इसलिए कि हम क्या होता है कि इसको हम स्टोर में
रखते हैं, मटेरियल हमारे पास में आता है उसको हम स्टोर में रखते हैं। लॉजिक क्या है कि पहले जो मटेरियल आया उसको हमने पहले यूज़ कर लिया, नहीं तो कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो बाद मतलब समय रहते धीरे धीरे को ख़राब हो जाते हैं, या उनमें उनके जो क्वांटिटी है या उनका जो उनका जो गुणधर्म है उसमें थोड़ी कमी आ जाती है। तो हम क्या करते हैं, ये लॉजिक रहता है कि भाई हाँ लॉजिकल है कि पहले जो आया वो उसको हमने पहले यूज़ कर लिया। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इन मार्केट प्राइस। अब इस मेथड में हम क्या करते हैं कि उस जो स्टॉक हम इशू करते हैं उसका वैल्यूएशन हम उसकी मार्केट प्राइस पर करते हैं। तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट जो है वो मार्केट प्राइस के आधार पर बनती है। उसके बाद यूज़फुल इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइस। अगर हम फीफो मेथड यूज़ करते हैं कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए, और हमारी जो उस समय उस जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसकी प्राइस अगर लगातार नीचे गिर रही है, तो जो पहले मटेरियल आया उसको हमने पहले यूज़ कर लिया। तो पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सबसे कास्टली मटेरियल ख़रीदा तो उसको हमने पहले यूज़ कर लिया। उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ कि प्राइस हमारी कम होती गई, तो हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी कास्ट हमको कम मतलब उसकी जो कास्ट है वो कम होती गई हमको बनाने के लिए। तो इसमें भी ये यूज़फुल होता है। उसके बाद इशूड इन परचेज प्राइस, और जब हम इसको इशू करते हैं तब हम इसको परचेज प्राइस पर इशू करते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, डिफ़िकल्ट इन स्टोरेज। सबसे पहला कि इसको स्टोर में स्टोरेज करने में इसको प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले आया उसको पहले निकाल दिया, तो धीरे धीरे क्या होता है हमारा पुराना मटेरियल जो है वो बचा हुआ मटेरियल जो है वो स्टॉक होते रहता है। और फिर वो कभी कभी क्या होता है कि कुछ मटेरियल ऐसे आते हैं जिनको हमको जैसे ही वो मटेरियल हमारे पास में आया हमको वैसे ही यूज़ करना होता है। तो उस समय क्या होता है कि ये जो फीफो मेथड है वो काम नहीं आती है। दूसरा है डिफरेंट प्राइस ऑन सेम डेट। मटेरियल जो है वो अलग अलग प्राइस पर एक ही दिन में अलग अलग प्राइस पर हमको मिलता है। जैसे हम अगर गोल्ड खरीदते हैं तो गोल्ड अगर हमने 4 दुकानों से गोल्ड खरीदा, 4 जगह से गोल्ड खरीदा, इंदौर से, भोपाल से, दिल्ली से और मुंबई से, 4 जगह से हम अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो चारों जगह की जो प्राइस है वो गोल्ड की अलग अलग होती है। तो इससे क्या होता है कि मार्केट प्राइस अलग अलग हो गई गोल्ड की, हमने प्रोडक्ट खरीदा तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले आया पहले हम यूज़ कर लिए, पहले जो आएगा उसको हम पहले यूज़ कर लेंगे। लेकिन क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट है हमारे पास में उसकी तो प्राइस तो अलग अलग है, तो हमको उसका जो वैल्यूएशन करना है तो उस समय हमको डिफ़िकल्टी होती है। नॉट सूटेबल व्हेन प्राइस राइज। अगर हमारी जो प्रोडक्ट है मटेरियल है उसकी प्राइस अगर बढ़ रही है, अगर लगातार उसकी प्राइस बढ़ रही है तो उस समय ये काम नहीं आता है। कि उस समय क्या होगा कि हमारी जो प्रोडक्ट की कास्ट है वो बढ़ जाएगी और हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमको महंगा पड़ेगा। तो इसलिए ये अगर प्राइस बढ़ती है तो ये उस समय काम नहीं आता। पॉसिबिलिटी ऑफ जनरल एरर्स, क्लिरिकल एरर्स, और जो क्लिरिकल हम काम करते हैं, जो अकाउंट्स वगैरह जो हम बनाते हैं, एंट्री बनाते हैं, तो उस समय उसमें हमको ज़्यादा से ज़्यादा हमसे गलतियां होने के चांसेस होते हैं। सूटेबिलिटी ऑफ फीफो मेथड, क्या सूटेबिलिटी है इसमें, क्या बोल रहा है, द मेथड्स इज सूटेबल व्हेन प्राइस ऑफ मटेरियल आर फॉलिंग इन मार्केट बिकॉज अंडर दिस मेथड मटेरियल परचेज्ड earlier it higher price in cost of production, and remaining stock may be show it replacement cost are near to recent market price when the next material is subject to obsolescence of the are the differentiation। क्या है कि जो मटेरियल है हमारा, है ना, वो हमारे लिए कितना सूटेबल है ये हम किस तरह से डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है कि
अब जब मटेरियल की जो मार्केट प्राइस है वो गिरने लगती है ना, तो उस समय क्या होता है, मार्केट प्राइस जब गिरती है तो हम मटेरियल इशू करते हैं परचेज प्राइस पर, और जो हायर प्राइस वाला मटेरियल जो है वो हम पहले इशू करते हैं, मतलब हायर प्राइस वाला मटेरियल, अब मार्केट की प्राइस गिर रही है, पहले हम मटेरियल वो इशू करेंगे जिसका जो हमने पहले ख़रीदा था, जो जिसकी प्राइस ज़्यादा थी, बाद में हम वो मटेरियल यूज़ करेंगे जिसकी प्राइस कम है। तो इस तरह से उसके जो मार्केट प्राइस है, और हम ये जो है ये रिप्लेस, मतलब जो देखो जैसे कि हमारे पास में 4,000 यूनिट हमारे पास में मटेरियल पड़ा है, उसको वो हमारा पहला, मतलब जो पहले हम ख़रीदा था उसका है, उसके बाद हमने 3,000 2,000 यूनिट मटेरियल ख़रीदा, 4,000 यूनिट मटेरियल हमने 4 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, 3,000 यूनिट मटेरियल हमने 2 रुपये के हिसाब से ख़रीदा, 2,000 यूनिट मटेरियल हमने 1 रुपये के हिसाब से ख़रीदा। 4,000 यूनिट को हमको सबसे पहले इशू करना है, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो उसमें से हमने 4,000 में से 3,000 मटेरियल इशू किया, 1,000 यूनिट हमारे पास में जो पड़ा हुआ मटेरियल है वो उसके बाद जो कास्ट बनेगी उसकी रिप्लेसमेंट कास्ट कहलाएगी। फीफो मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो उसका किस किस चीज़ों पर इम्पेक्ट पड़ता है, इम्पेक्ट ऑन कास्ट पर किस तरह से इम्पेक्ट पड़ता है। तो फीफो मेथड पर कास्ट पर इसलिए इस तरह से इम्पेक्ट पड़ता है कि पहले अगर हमारा जो मटेरियल हमने यूज़ किया वो ज़्यादा प्राइस का था, और उसके बाद अगर हमारा मटेरियल जो है वो उसकी प्राइस कम हो गई, तो हमारी जो मटेरियल जब हम इशू करेंगे, तो जब इशू करते हैं तो परचेस प्राइस पर इशू करते हैं, तो हमारा जो उसकी जो कॉस्ट है वो फ्लक्चुएट होती है, कम और ज़्यादा होती है। इम्पैक्ट ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन, जब हम इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करते हैं तो वो भी हम मार्केट प्राइस पर करते हैं, मार्केट प्राइस जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है, तो हमारी इन्वेंट्री की कॉस्ट भी कम ज़्यादा होती है। इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट पर इसका किसी तरह से इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि वो प्रॉफिट जो है वो हम सेलिंग प्राइस पर, कॉस्ट पर हम कितना % का प्रॉफिट निकालते हैं वो सेलिंग प्राइस डिसाइड करते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट जो हम निकालते हैं किसी प्रोडक्ट या पर्टिकुलर जॉब पर निकालते हैं, तो वो उस पर अफेक्ट करता है, इन्वेंट्री या स्टॉक पर अफेक्ट नहीं करता है। अब इसको हम एक क्वेश्चन के आधार पर देखते हैं कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट्स एज पर फीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। हमको डाटा दिया हुआ है, उसके आधार पर हमको फीफो मेथड के आधार पर स्टोर लेजर बनाना है। रिसिप्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2010 को ओपनिंग बैलेंस 1,000 रुपये, 1,000 यूनिट 1,000 है हमारे पास में, यूनिट 5 रुपये के हिसाब से। 3 अप्रैल 2010 को 5,000 यूनिट हमने परचेस किए 6 रुपये के हिसाब से, और 4 अप्रैल 2010 को 3,000 यूनिट हमने इशू की है। 6 अप्रैल 2010 को भी हमने 2,000 यूनिट इशू की है। उसके बाद 12 अप्रैल 2010 को 3,000 यूनिट 5 रुपये के हिसाब से परचेस की है, और 15 अप्रैल 2010 को 1,500 यूनिट हमने इशू की है। The weekly stock taking the April 7, 2010 show the store ledger of 150 units. वीकली स्टॉक जो है वो 7 अप्रैल 2010 को बनाना है, और जो स्टोर है 150 यूनिट के लिए हमको बनाना है। तो 150 यूनिट हमको तो इसको हम किस तरह से बनाएंगे, तो ये जो रिसिप्ट हम स्टोर लेजर बनाएंगे, तो सबसे पहले हमारा रिसिप्ट वाला कॉलम आ जाएगा, उसके बाद इशू वाला कॉलम आ जाएगा, और उसके बाद आएगा तुम्हारा बैलेंस वाला कॉलम। तो रिसिप्ट वाले कॉलम में सबसे पहले आएगा डेट, उसके बाद यूनिट्स, रेट और अमाउंट, उसके बाद आता है तुम्हारा फिर से डेट, इशू वाले कॉलम में डेट, यूनिट, अमाउंट, रेट और अमाउंट, उसके
सॉरी डेट तो हम एक ही कॉलम में लिखेंगे, यूनिट, रेट और अमाउंट, और उसके बाद जो बचा बैलेंस हमारे पास में यूनिट, रेट और अमाउंट के हिसाब से बैलेंस हमारे पास में बचेगा। तो 1 अप्रैल को हमने हमारे पास में 1,000 जो बैलेंस हमारे पास में बचा हुआ था, तो ये बैलेंस वाले कॉलम में आ जाएगा। तो 1,000 रुपये, 1,000 यूनिट कितने रुपए वाली, 5 रुपये वाली हमारे पास में बैलेंस में बची हुई थी, 5,000 रुपये की। इसके बाद 3 अप्रैल को 5,000 यूनिट इसने 6 रुपये वाली और परचेज की है। तो कितने, 30,000 रुपये की, हम 30,000 इसका अमाउंट आ जाएगा, 5,000 यूनिट में आ जाएंगे, 6 रुपये रेट में, और 30,000 इसका अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद 4 अप्रैल 2010 को 3,000 यूनिट इन्होंने इशू कर दी। तो 4 अप्रैल 2010 को इन्होंने 3,000 यूनिट इन्होंने इशू कर दी है। तो इशू वाले कॉलम में आएगा। तो इसको हमको किस तरह से निकालना, तो 1,000 हमारे पास में पुरानी यूनिट थी 5 रुपये वाली, और ये जो 3,000 हमारे पास में बाद वाली यूनिट आई थी, इसमें से हम 2,000 यूनिट देंगे, तो 2,000 यूनिट इसकी आ जाएगी 6 रुपये वाली। तो इन दोनों का अमाउंट हम निकालेंगे, और बैलेंस में अब हमारे पास में कितनी यूनिट बच जाएगी, तो बैलेंस में हमारे पास में 1,000 यूनिट हमारे पास में बैलेंस में बच जाएगी 6 रुपये वाली। इसके बाद 6 अप्रैल को इन्होंने 2,000 यूनिट और इशू की है। तो जो 2,000 यूनिट हमारे पास में बैलेंस में बची थी वो भी हम इशू कर देंगे। उसके बाद वो हम 6 रुपये वाला इशू करेंगे। उसके बाद 2012 को 3,000 यूनिट 5 रुपये वाली हमने परचेज़ की है। तो 2012 को हमने 3,000 यूनिट 5 रुपये वाली 15,000 की परचेज़ की है। और 2015 को हमको कितनी यूनिट देने हैं, तो 2015 को हमको 150 यूनिट हमको इशू करनी है 900 रुपये की। तो अब ये जो हमने इशू किया है मटेरियल, तो जो मटेरियल हमारे पास में पहले आया वो हमने पहले इशू किया। तो सबसे पहले 1,000 हमने मटेरियल इशू किया जो हमारे पास में पुराना पड़ा था, और सबसे पहले हमको जो 3,000 इशू करने थे उसमें 1,000 पुराना पड़ा था, और 2,000 हमारा इस 3,000 में से हमने इशू किया। तो इस तरह से 17,000 का मटेरियल इशू किया, और हमारे पास में यूनिट कितनी बची बैलेंस में, यूनिट हमारे पास में बैलेंस में 1,000 बचेगी ना। नहीं 5,000 यूनिट थी, सॉरी। तो हमारे पास में अब 3,000 यूनिट बची बैलेंस में, 3,000 बैलेंस में 3,000 यूनिट बची। इसके बाद 2,000 हमने 6 रुपये वाला मटेरियल फिर से इशू किया। तो अब हमारे पास में यूनिट कितनी बची, 1,000 यूनिट बची 6 रुपये वाली। उसके बाद 150 यूनिट हमने इशू किया 6 रुपये वाली 900 रुपये की। तो हमारे पास में कितनी बची, 1,000 में से 150, तो 850 यूनिट बची 6 रुपये वाली। फिर उसके बाद हमने परचेज़ किया मटेरियल 3,000 5 रुपये के हिसाब से परचेज़ किया। उसके बाद तो हमारे पास में कितना हो गया, 3,000 यूनिट वो हो गई, और ये 850 पुरानी हो गई। उसके बाद हमने 15 अप्रैल को 1,500 यूनिट इशू की है। तो 1,500 हम इशू करेंगे, तो ये 1,500 हम सबसे पहले 850 वाली 6 रुपये वाली इशू करेंगे, और उसके बाद 650 जो है वो 5 रुपये वाली इशू करेंगे। तो अब हमारे पास में जो 2,350 यूनिट हमारे पास में 5 रुपये वाली बैलेंस में बच जाएगी। तो इसको हमको स्टोर लेजर को हमको इस तरह से बनाना है। ये हमारी पहली मेथड है, फीफो मेथड।